बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वैसे तो ये इजलास कई हवालों से अहम है, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि आज 6.5 माह बाद जनाब वज़ीर आज़म साहब खुद पार्लियामेंट में तशरीफ लाए। नई हुकूमत की जानिब से 5 माह में दूसरा बजट काबीना से मंजूर करने के बाद वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मिनी बजट पर तकरीर की और उसे असम्बली में पेश कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बजट नहीं है, बल्कि मईशत की इस्लाहात के लिए, सरमायाकारी करने के लिए, सनतों को फ़रोग देने का एक मुआशी पैकेज है। मिनी बजट को वैसे तो अपोजिशन जमातें मुस्तरद कर चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई हुकूमत का पहला बजट जमीनी हकायक के बरक्स था और अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए शायद ये बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि एफबीआर और विफाकी हुकूमत टैक्स वसूल का हदफ पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ नाजरीन, तब शहबाज शरीफ ने ही साना सहवाल के हवाले से इस्तीफा का मुतालबा कर दिया था और आज पंजाब हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट इमरान खान को पेश कर दी, जिसमें कहा गया है कि सीटीडी इस वाक़े की जिम्मेदार है। और इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हम जो पुलिस रिफॉर्म्स है पंजाब में वो लेकर आएंगे, ये माजी का उनका दावा था, लेकिन अब आज उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम देखेंगे कि पंजाब पुलिस के लिए कौन सी सिफारिशात और तजावीज़ बेहतर हैं, किस तरह इस्लाहात लाई जा सकती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि वाकई इमरान खान साहब ये भूल गए हैं कि माजी में यही बातें वो कर चुके हैं। इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये मिनी बजट था या मिनी बिल था और वाकई ये एक मुआशी इस्लाहात का पैकेज है या नहीं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल गफ्फार, तहरीक इंसाफ के MP हैं और इकोनॉमी पे इनका कमांड भी है और एक पॉलिटिकल व्यू भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप लोग ने सितंबर में एक बिल पेश किया, अब ये दूसरा आ गया है। मिनी बजट और मिनी बिल में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो हमारी इकोनॉमिक टीम है उनको क्रेडिट पेश करता हूं कि जो इन्होंने एक जबरदस्त इकोनॉमिक पैकेज आज अनाउंस किया है। अच्छा, बहुत सी स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि एक मिनी बजट आ रहा है, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये जो पैकेज आ जाए, इससे आपकी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल होगा। बहाल नहीं होगा, बल्कि अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो पेस है वो बढ़ेगी। इसमें क्या हुआ है, इसमें टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अच्छा। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उनके लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो टैक्स एनोमलीज थी वो खत्म की गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो ये इंडस्ट्रियल टैक्स पेयर को आप लोगों ने, टैक्स पेयर, इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर को रिलीफ मिला है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जिनके 3 साल से वो लोग है ना, एक चीज जो उनकी जो 2 डिमांड्स थी वो आज पूरी की गई हैं। उनके ऊपर जो एक विद होल्डिंग टैक्स था वो खत्म किया गया है। कैपिटल लॉसेस जो थे उनके जो कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत मिली है, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी रिलीफ मिला है और जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है उनको भी है ना काफी रिलीफ मिला है। ओवरऑल ये एक इकोनॉमिक पैकेज है जिसके आप जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हुई है, न्यू इंडस्ट्रीज लगाने की बात हुई है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द नेशन। अच्छा, ठीक है, इतना कुछ आपने अच्छा बोल दिया कि मुझे वाकई बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, इतना ही कुछ अच्छा था तो इसे आपने कानून बनाने के लिए सेनेट से क्यों नहीं पास करवाया? इसको डायरेक्ट नेशनल असेंबली में क्यों लेकर आए? मैं आपको बता दूं, ये एक पॉलिटिकल भी है और एक टेक्निकल सवाल भी है। नेशनल असेंबली से पास में जब आया तो यकीनन आपके पास चूंकि एदाद ज्यादा हैं, सेनेट में आपके पास एदाद कम है, आपको वहां खदशा था कि ये जो है रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप लोग इसको कौमी असेंबली में लेकर आए। आपने इससे पहले बात की कि सितंबर में, क्योंकि इलेक्शंस हुए थे जुलाई में और उससे पहले बजट नहीं आया था। जो पिछली हुकूमत थी उसने 3 महीने का बजट दिया था, तो आपने वो रिवाइज्ड एक बजट देना होता है पूरे साल का। ये जो फाइनेंस बिल जो आया है, देखिए फाइनेंस बिल के एज पर लॉ वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आता है। फाइनेंस बिल को सेनेट से पास कराने की कोई जरूरत नहीं होती। बजट तो हमेशा डिस्कस किया जाता है, सेनेट में भी किया जाता है और कौमी असेंबली में बहस की जाती है। देखिए आज ये बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे बहस होगी और फिर ये पास हो जाएगा। जो सेनेट के में भी ये डिस्कशन के लिए आ सकता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल होता है वो सिर्फ आपके नेशनल असेंबली से पास कराने की जरूरत है, जो हमारे पास मेजोरिटी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये तो मैं किसी जो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी कानूनदान से पूछूंगी तो मुझे पता चलेगा, इसका मैं उस पर सेटिस्फाइड होंगी। आपने कहा मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से ये बड़ा ही रिलीफ और एक कॉम्पैक्ट पैकेज है। ये आम आदमी के लिए क्या है इसमें? आम आदमी के लिए ये है कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो रॉ मटेरियल है
और जो उनके जो आप समझ लें जो रॉ मटेरियल है या उनके लिए जो बिजली के रेट है वो तो पहले ही कम कर दिए थे। तो ये जो भी स्टेप्स लिए गए हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गए हैं। जब आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेगी तो नई जॉब्स आएंगी, जब नई जॉब्स आएंगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो लोगों की जो कंजम्पशन लेवल होती है वो बढ़ेगी और पूरा इकोनॉमिक का पहिया बढ़ेगा चलेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि लोगों के पास जो डिस्पोजल इनकम होगी, जो लोगों के पास आमदनी होगी कि बढ़ेगी तो लोग खर्च भी करेंगे। तो जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है नीचे लेवल तक। तो आप देखेंगे कि जब आगे ये देखें ये ओवरनाइट सारी चीजें नहीं होती, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। हमने जो हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए ना, जैसे सितंबर में आपने पहले बजट दिया, अब इसे आप मिनी बजट का नाम दे रहे हैं, मिनी बिल का नाम दे रहे हैं। मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब ये जनवरी का एंड चल रहा है, मार्च के एंड में फिर एक बजट आएगा 2019-2020 वाला, मतलब और इसमें रिली देखिए ना, एक आम सी बात है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप लोगों ने मोबाइल कार्ड पर अगर 30% टैक्स बढ़ा दिया है तो वो तो एक आम आदमी बिल्कुल, मेरा ख्याल है रेडी वाला भी अब मोबाइल रखता है, वो भी 100 रुपए का पैकेज डलवाता है या कार्ड डलवाता है या जो भी है। अब उसको वो महंगाई का बम तो उसके ऊपर गिर रहा है अगर आपने टैक्स बढ़ाया है। तो मुझे इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए ये मिनी बजट नहीं है, फिर मैं आपको कहूंगा कि इसमें जो आप इसको फाइनेंस बिल कह सकते हैं। बढ़ाया नहीं है, इसमें टैक्स ही बढ़ाया। मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल फोन्स हैं, उस पे ड्यूटी बढ़ाई है, उस पे ड्यूटी बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ाई है, उस पे ड्यूटी बढ़ाई है। बाकी जो कॉस्मेटिक्स हैं या जो अच्छा, कौन सी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, कौन सी अशिया महंगी होगी? मैं आपको बता रहा हूं सादा लफ्जों में, बिल्कुल, इस पे सिगरेट पे, दूध पे, नहीं मैं आपको सिगरेट है, तंबाकू पे, किस पे, सब पे मैं आपको बता रहा हूं। जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, जिसको आप लग्जरी इंपोर्ट्स कहते हैं, जिसके ऑल्टरनेटिव्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम उस पे कुछ ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं और वो आपके रेवेन्यू मेजर्स हैं। वो तो 1800 सीसी वाले पे, 1800 सीसी वाली, 1800 सीसी कार जो मैंने अभी तक पढ़ा है, नॉन फाइलर जो है वो 1300 सीसी कार ले सकता है, पहले ले नहीं सकता था। देखिए पहले क्या, देखिए नॉन फाइलर्स पे ये जो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जो आपके लोकली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं कि आप नॉन फाइलर्स की खत्म कर दिए तो उनके जो जॉब्स थी उनकी है ना ले ऑफ्स हो रही थी। तो एक 1300 सीसी तक आपने है ना नॉन फाइलर्स को गाड़ी लेने की इजाजत दी है। उसके साथ उनका टैक्स बढ़ा दिया है कि जब आप वो नई गाड़ी लेते हैं तो उसका जो टैक्स बढ़ा दिया है। और देखिए जब नॉन फाइलर गाड़ी खरीदेगा तो वो किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से ही पैसे देगा ना, तो वो आ जाएगा टैक्स नेट में, पता चल जाएगा कि किसने गाड़ी खरीदी है। तो ये देखें। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज की है कि मेरा और आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और आप टैक्स फाइलर हैं तो उस पर और आप पैसा विड्रॉ करते थे 50,000 के ऊपर से आप विड्रॉ करते थे तो आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगता था, वो खत्म कर दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज है। फाइलर को इंसेंटिव दिया गया है। ये तो शायद मेरे और आपके अकाउंट में ना, गरीब के अकाउंट में तो 50,000 से ज्यादा वो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं यही बात कर रही हूँ। मुझे ये बताए ना, आम आदमी को क्या, मजदूर को क्या रिलीफ मिला? मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि जो हमारी जो कोशिश ये है कि इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाए और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे है। जब आपके ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है। अच्छा, महंगाई ऑटोमेटिकली कैसे कम होगी? मुझे सिर्फ एक मिनट, आपने अभी बोला ना लग्जरी जो एसेसरीज हैं उन पर आपने टैक्स बढ़ाया है। से अबाउट 1800 सीसी कार है, आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिया। आप लोग का यहीं पे, आप लोगों ने सेल फोन पर टैक्स बढ़ा दिया, आप लोगों ने मोबाइल कार्ड पर टैक्स बढ़ा दिया। अब इसमें दो चीजें आती हैं। मोबाइल कार्ड मैंने बोला कि एक आम आदमी भी लेता है और एक अप्रोच जो रखता है एलीट क्लास का बंदा है वो भी लेता है। दोनों इफेक्ट होंगे, ऊपर वाले को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले को पड़ेगा। गाड़ी में फर्क किसको पड़ेगा? अपर क्लास को पड़ेगा। गरीब को गाड़ी से क्या लेने देना, गरीब को सेल फोन से क्या लेने देना। यहाँ आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। पता है क्यों आता है सर? मैं आपको बताती हूँ। हम बड़ी चार पांच चीजों पे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं बस अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही हूं। अगर हम 4-5 बड़े लग्जरीज आइटम्स के इंपोर्ट ही बंद कर देते ना, बहुत फर्क पड़ना था। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूं कि इंपोर्ट गाड़ियों पे जो है वो 3.5 बिलियन जो है वो खर्च करती है गवर्नमेंट, ठीक है, इंपोर्ट करने पर। सेल फोन पर 1 बिलियन करती है। आप टैक्स बढ़ाने से बेहतर था कि आप इंपोर्ट बंद कर देते। आपको कितने बचते? 4.5 बिलियन। कितना फर्क पड़ता आपके डॉलर पर? बहुत जवाब देंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले हफ्ते
जो गाड़ियां इंपोर्ट होती थी ट्रांसफर रेसिडेंस पे, उस पे भी कंडीशंस लगा दिए गए। आपका कोई जानने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी है, सर आप लोग एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मिनट, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना बिल्कुल चाहते बढ़ाना हैं, इंपोर्ट को बंद कर कम करना मैं इसी का चाहते हैं, जवाब दे रहा हूँ, मैं इसी का बता रहा हूँ ना। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ पर। मैं आपको यही तो जवाब दे रहा हूँ ना कि पिछले दिनों जो इंपोर्टेड गाड़ियां जो आती थी उस पे कंडीशंस लगा दी गई हैं, और अब आप देखेंगे आने वाले वक्तों में आपका जो इंपोर्टेड बिल जो आपका रिकंडीशन गाड़ियों पे होता था वो कम हो जाएगा। पहले 5 साल तक की या 3 साल और 5 साल की गाड़ियां आती थी, अब 2 साल तक की गाड़ियां, उस पे कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब हर आदमी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं मंगवा सकेगा। 1800 सीसी से मैं और आप है ना 1800 सीसी एंड अबव गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो अमीर आदमी है जिसको है ना लग्जरी गाड़ी खरीदनी है वो ड्यूटी ज्यादा पे करे, ज्यादा टैक्स पे करे और अपनी लग्जरीज अवेल करे। इसमें तो कोई है ना मेरे ख्याल में इशू नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ, और आपने जो सबसे जो बात बताई ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इसमें जो सबसे बड़ी जो है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो रिवैम्पिंग करना चाहते हैं, अपनी BMR करना चाहती है, जिसको है ना वो आप कहते हैं कि बिजनेस को अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन कर दिया है, उस पे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। ये सारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है। आपके एक्सपोर्ट्स ओवरनाइट नहीं बढ़ते, आपके इंपोर्ट्स ओवरनाइट नहीं कम होते। लेकिन आप देखें जो दिसंबर के नंबर्स आए, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। हमारा दिसंबर, हमारा असल इशू क्या है बिलाल साहब? हमारा असल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमें ट्रेड बढ़ानी है, हमें क्या करना है, हमारा क्या असल मसला? जब हम आए थे तो एक आप मशहूर नहीं वो तो छोड़ दें, आपने कहा ना क्या इशू, पिछली हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पिछली हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्विन डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये हमारा इश्यू था। अच्छा, हमने ट्रेड डेफिसिट पे काबू किस तरह करेंगे? इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ा के, ये आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा। दूसरा बजट, इंपोर्ट आइटम्स पे क्यों आप लोग, मतलब लाइक मैं वही बात कर रही हूँ ना, जो आप अगर कॉस्मेटिक खरीदने जाएं, खवातीन के जो बाहर की अशिया हैं वो खरीदने जाएं, या बाहर की कोई भी आप अशिया खरीदने जाते हैं, तो उस पे आप लोगों ने टैक्स लगा दिया। अब वो एक खास तबका इस्तेमाल करता है, वो लोअर तबका नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो अब मैं वही बात बार बार बात करती हूँ कि हमारे पास क्या, अगर हम किसी इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं तो वो हमें ये कहता है कि ये बेहतर था कि आप टैक्स बढ़ाते हैं, यानी आप टैक्स बढ़ाकर जो है वो आप रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, आप एक तरफ से FBR और आपका जो एक वो टैक्स टारगेट जो मीट नहीं कर रहा था, आप उसको सोच रहे हैं, तब आप लोग इंपोर्ट आइटम्स पर जो टैक्स बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं और जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उस पे आपको ड्यूटी बढ़ा के आपने उनको कटेल करना है। आप ये जो इंपोर्ट्स हैं इनको आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, देखें जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं या जो यहाँ पे काम करते हैं लग्जरी आइटम्स का, वो पहले अगर 100 रुपए का माल मंगाते थे तो अब ऑटोमेटिकली वो 70 या 80 रुपए का, ये 50 रुपए का मंगाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर में बढ़ गई है। जब देखें आप देखते हैं कि इंपोर्टेड माल महंगा हो गया है तो वो लोग 2 मरतबा सोचते हैं या छोड़ो यार ये महंगा हो गया, मैं लोकल प्रोडक्ट ले लूं। तो ये भी है ना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। जब आपने यही मैं शुरू में कहा कि हमने टैक्स स्ट्रक्चर को, रिफॉर्म्स को हमने रेशनलाइज किया है ताकि आपके इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंडस्ट्री को फायदा हो, इन्वेस्टर्स को फायदा हो, बिजनेसमैन को फायदा हो। अच्छा, मैं अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं वो पढ़ी थी, मौशी जो हमारी नमू की शरह है उसके ऊपर पढ़ी थी। सिग्निफिकेंटली जो है ना वो तकरीबन पहले नीचे आई है, वो 5.8 थी, अब 3.7 और 3.3 समथिंग आई है। तो ये कोई अच्छी इंडिकेटर तो नहीं है। तो यहाँ क्या मसला है? देखें GDP ग्रोथ, जिसको आप GDP ग्रोथ कहते हैं, जो आपका इससे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। लास्ट टाइम जब ये आपका 5 साल या 10 साल का डेटा देख लें तो आपकी GDP ग्रोथ 4, 3.5, 5, 5.5 और फिर 5.8% लास्ट टाइम टारगेट था, वो भी अचीव नहीं हुआ। अभी जो हमने टफ डिसीजंस, अनपॉपुलर डिसीजंस जो हमने पहले 6 महीने में लिए थे, हमें उसका एहसास है कि आपका GDP ग्रोथ में डिक्लाइन आएगा। देखिए GDP ग्रोथ में क्यों डिक्लाइन आता है, इसमें आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें आपके जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी मार्केट, जो भी आप समझ लें आपकी इकोनॉमी की साइज आपका वो डिटरमिन करती है। तो ये हाँ, GDP ग्रोथ हमारी 1 साल या मे बी 2 साल हम उसको नीचे दिखते हुए देखें, लेकिन मैंने यही कहा कि वी आर फोकसिंग बियॉन्ड 2021, 22, 23। हम ये समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें बाय
2021 या 2022 हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट ऑल टाइम हाई होगी। ये आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमेशा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ। जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने वेल्थ क्रिएशन की भी बात की थी। उन्होंने कहा था चाइना में जिस तरह छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, उसी तरह हम वहां से एक्सपर्टीज को बुलाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह का वो कुछ इस तरह का प्लानिंग था। वो प्रपोजल वो वहीं आज इसका प्रपोजल बहुत जबरदस्त एक प्रपोजल आया है। इसको कहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपके छोटे सनतकारों कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारे एसएमई सेक्टर होता है। पहले क्या होता था कि मैं एसएमई सेक्टर में हूं तो मुझे कर्जा नहीं मिलता था बैंक से। सही है, क्योंकि बैंक्स को है ना होता था कि शायद हम स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम कर्जा ना दें। आज बैंक्स के ऊपर ये कर दिया गया कि जो बैंक्स स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कर्जा देते थे उस पे 39% टैक्स होता था, ठीक है, वो कम करके 20% कर दिया है। तो इससे क्या बैंक्स अब इंकरेज करेंगे, बैंक्स इंकरेज होंगे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी कर्जा दें। जब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं लेकिन लैक ऑफ कैपिटल, वो है ना अपने बिजनेस नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो अब उनके पास कैपिटल मौजूद होगा। ये जो वेल्थ क्रिएशन वाला ये इस एस्पेक्ट पे आपने किया कि नई सनतों को टैक्स में 5 साल की छूट दी, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। बिल्कुल, हमारा यही है कि लोग आए, इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज लगाएं और पैसा कमाएं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप साथ साथ टैक्स पे करें, साथ साथ जो आपके साथ लोग एसोसिएटेड है उनका भी ख्याल रखें। हाँ, ज़राई सेक्टर में जो आप लोग इस्लाहात की बात किया जैसे दुमर साहब ने, तो लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो किसानों ने जो एक एहतजाज किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो नवाज शरीफ के दौर में हमें यूरिया की खाद मिलती थी वो 1200 की मिलती थी, अब हमें तकरीबन 1700 और 1800 की मिल रही है। तो जो मेन उनके जो एक वो है ना मसाइल, उनको एड्रेस, ये ज़राई सनतों पे तो इम्पैक्ट उस बाद में पड़ेगा, पहले मेन उस पे उसको एड्रेस करने की जरूरत है ना। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन शाजिया। एक होता है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, GIDC, जो तमाम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को लगता था। आज GIDC को रैशनलाइज कर दिया गया है और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब ये बिल इन प्लेस हो जाएगा 200 रुपए पर बैग यूरिया सस्ता हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप किसी से भी वेरीफाई करवा लें। चले, मैं आप तो इतनी अच्छी बातें करें लेकिन फिर भी इस मिनी बिल को जो है वो मुस्तरद कर दिया। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह के आज जिसका बहुत एक चर्चा किया जा रहा था और जिस पे बहुत एक कंट्रोवर्सी जारी थी कि एक मिनी बजट आ रहा है और वो मिनी बजट जो है वो आवाम पर महंगाई का बम गिराएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक हमें कोई इकोनॉमी एक्सपर्ट ही बताएंगे क्योंकि हुकूमत का वर्जन जो हमें नजर आ रहा है वो एक मुआशी इस्लाहात, मुआशी पैकेज हमें नजर आया है। लेकिन हम इकोनॉमिस्ट को लेंगे तो वो हमें क्लियर बताएंगे कि इसमें आम आदमी को क्या रिलीफ मिला और तमाम जो दीगर सेक्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनके लिए कितना अच्छा इंपैक्ट करेगी। लेकिन ऑपोजिशन ने जो है इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि शायद जो वफाकी हुकूमत है और FBR के जो टैक्स के टारगेट हैं वो मीट नहीं कर रहे हैं। 170 ये जितने टैक्स लगाए हैं या जो इस्लाहात लेकर आ रहे हैं उससे इनका 172 अरब जो है वो मीट करेगा। बिलाल साहब, मुझे तो यही बात समझ में आ रही है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं, एक जैसे कि असद उमर साहब ने कहा कि ये जो है ये बजट नहीं है, ये सनतों को फरोग देने के लिए एक मुआशी पैकेज है। अब इस पैकेज को तो क्लियर तौर पे कि कोई इकोनॉमिस्ट ही मुझे बता सकेगा, लेकिन मेन जो हमारा मसला है जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। FBR के ऊपर, FBR के इदारे के ऊपर इमरान खान साहब बारहा जो है वो उंगली उठाते रहे, तनकीद करते रहे, लेकिन उसके लिए क्या किया गया? FBR के इदारे के लिए क्या इस्लाहात लेकर? हमारा जब पहले जो मैनिफेस्टो आपने पढ़े, जो 100 डेज में हमारा यही प्लान था कि जो FBR का जो इदारा है उसको इंडिपेंडेंट करेंगे और FBR की पॉलिसी मेकर और FBR की जो कलेक्शन है अथॉरिटीज, उन दो को सेपरेट कर देंगे ताकि बिजनेसमैन को कोई हैरेसमेंट ना हो। अक्सर में ये होता था कि पहले टैक्स लगा दिए जाते थे और वही लोग जाके फिर बिजनेसमैन को तंग करते थे। आप देखिए 2 साल से बिजनेसमैन की यही डिमांड होती थी कि हमें FBR जो हमें नोटिसेस भेजता है, ये FBR जो हमारे साथ तंग करता है वो खत्म किया जाए। देखिए, अगर मैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूं और अगर FBR मेरे पास आता है और मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स उसको दे देता हूं तो FBR के पास कोई जवाब नहीं रहता कि वो मुझे तंग करे। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि आपने एक बात बताई कि ऑपोजिशन वाले इनको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन के पास कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। वो शॉक में है, उनके पास कोई मवाद ही नहीं है कि वो इस मिनी बजट, तो मैं नहीं कहूंगा जो ये पैकेज आया है उस पर वो क्रिटिसाइज करें।
उनको कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, उनको इनकी पॉइंट स्कोरिंग खत्म हो गई है। तो वो इवन जो आज जितना बड़ा हेटर हो, मैं आपको बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वो तो बेचारे बाहर जाके बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट से बाहर। उनको करना पड़ेगा, उनको सियासत चमकानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, इवन जो बहुत बड़ा मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और असद उमर गए, वो भी इस मिनी पैकेज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। 57 पैसा जो है पर यूनिट आज ही आप लोगों ने बिजली में बढ़ाया। मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मिनी बजट या मिनी बिल, जो माशी इस्लाहाती पैकेज, ये जो भी कुछ आया है, इससे एक आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में शौकत पोपुलजई साहब ने, बहुत शुक्रिया। आप आज मुझे एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शौकत साहब, क्या लग रहा है ये इसमें किसके लिए रिलीफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रिलीफ तो गवर्नमेंट को अपने लिए लेना है, क्योंकि दे आर सीरियसली इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन एज अ कंट्री और एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी जिस किस्म का जो बेसिक्स मैंने हाइलाइट्स पढ़ी हैं, तो वो उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि जो लग्जरी वाले हैं उनके ऊपर हम टैक्स करेंगे और आम आदमी को, स्मॉल और मीडियम साइज जो बिजनेस हैं उनको हम रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, रिलीफ आपको देना है यूटिलिटीज पे, जो इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करती है और आम आदमी को भी इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट। प्लस मैक्रो लेवल पे उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया कि पाकिस्तान क्या सऊदी के 3 बिलियन से या यूएई के 3 बिलियन से या चाइना के 1 बिलियन से या कतर ने कहा कि हम IMF में आपको सपोर्ट करेंगे, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स एड्रेस हो जाएगी। आई डाउट अबाउट दैट। उन्होंने कहीं भी उसको एड्रेस नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती थी कि आउट ऑफ इन स्काई क्लाउड्स में ये सिचुएशन है और हर आदमी फिक्रमंद है। उन्होंने बेसिकली उस चीज को टच किया है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज से आम आदमी को इम्पैक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल इकोनॉमिक जो सेंस है उससे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी चीजें, आप गाड़ियों की बात करें, लग्जरी की बात करें, यू हैव टू टेल अस कि जी आप यूटिलिटीज के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या बिजली कम होगी या ज्यादा होगी बिजली? तो अब इन चीजों को अगर अंडर कवर रख के फेस सेविंग करना है, हाँ। तो आई डाउट कि इसको आप एक अप्रोप्रिएट मेजर्स बोल सकते हैं। मैं मादरत के साथ ये बोलूंगा। हाँ। जी बिलाल साहब, आप तो मुझे काउंटर बड़ा कर रहे थे ना, अब आप जरा इसका जवाब दें। मेरे सीनियर कोलीग हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी इंपोर्ट, उसकी मशीनरीज के लिए जो टैक्स था वो एबॉलिश हो गया। तो दिस इज अ मेजर बेनिफिट फॉर पावर सेक्टर। ठीक है, आपके जो हैवी फर्नेस ऑयल पे जो इतनी एक्सपेंसिव बिजली बनती है, तो आपका जो अभी एनर्जी मिक्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और पिछले 10-12 साल में आप देखें कि जो आपकी एनर्जी कॉस्ट थी वो पास ऑन नहीं होती थी कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट खड़ा होता था। सर्कुलर डेट खड़े होने से आपके पास एनर्जी क्राइसिस आ जाता था। तो आपने शॉर्ट टर्म में जो आपका जो एनर्जी कॉस्ट है, एनर्जी मिक्स की जो कॉस्ट है, वो तो आपको कंज्यूमर्स को पास ऑन करनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी जिस इकोनॉमिक स्टेट में था, आप फर्दर एनर्जी का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, गैस में भी और आपके जो इसमें भी ऑयल सेक्टर में भी। तो ये आपको तो ये पास ऑन करना ही था। हाँ, इसके साथ साथ एक दूसरा क्या करना है, लाइन लॉसेस रोकनी है, बिजली की चोरी रोकनी है, गैस की चोरी रोकनी है, जो हमने उसके इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं। जहां तक इन्होंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक में, मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा जो इन्होंने इंसेंटिव्स आज जो असद उमर साहब ने दिया है, वो दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जो BAMR, मैंने आपको पहले भी कहा था, BAMR जो कंपनीज जाएंगी, जो इंडस्ट्रीज जाएंगी, उनको टैक्स की छूट है। फिर जो दूसरी जो जबरदस्त चीज हुई कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है उसमें इंसेंटिव्स दिए हैं। तो हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जॉब क्रिएशन में, जो ये है ना लॉन्ग टर्म में जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे मैक्रो लेवल पे। अच्छा शौकत साहब, मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा। अब हम जो आज असद साहब ने थोड़ा सा हमें उलझा इस तरह से दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट वालों के लिए भी अच्छी बात थी और टैक्स फाइलर वालों के लिए भी बड़ी अच्छी बात थी, बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी अच्छी बात थी। बैंक ट्रांजैक्शन हम करेंगे 50,000, वो एक आम आदमी तो करता नहीं है, मतलब गरीब तबका तो नहीं करेगा, वो तो कहीं महीनों 2, 4, 6 महीने में बहुत बड़ी जरूरत होगी तो जाके वो करेगा। उसका क्या फायदा होगा? क्या इंटेंसिव हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आप थे नहीं। GDP आप हमारा देखें ना 5.8 अभी।
अब वो 3.7 और 3.3, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वो नीचे जा रहा है। हमारे यहाँ जो है वो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो इस्लाहात लाने की बात कर रहे हैं और ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिलीफ की बात कर रहे हैं, ये लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमी मेकिंग पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म है। फौरी तौर पे 5 महीने में ये दूसरा बजट लेकर आ गए। क्या इन्होंने सही होमवर्क नहीं किया हुआ शुरू से अब तक कि इनको सितंबर के बाद फौरन अब बजट, इसको तो हम बजट ही कहेंगे ना, मिनी बजट या मिनी बिल कहेंगे या मुझे तो ये चीजें अभी क्लियर ही समझ में नहीं आ रही कि ये है कि एग्जैक्टली इसकी शेप क्या है। तो कहाँ हमें इंटेंसिव मिल रहा है? थैंक यू। आई होप मेरे भाई माइंड नहीं करेंगे एंड आई होप he will not act as a government spokesperson। नहीं, ये बहुत जेंटलमैन है। तो मैं उनको ये चीज कहूं, जैसे इन्होंने एनर्जी मिक्स की बात की कि ये तो फिक्शन है। मैं अपने बलूचिस्तान के रेफरेंस से आपको बताऊं कि इसके लिए मैं जितना लड़ा हूं, एटलीस्ट पिछली 3 गवर्नमेंट मुशर्रफ के बाद से एक दफा इसी तरह ऐलान हुआ, फाइनेंस बिल बना कि जी अब तमाम टैक्सेशन और ड्यूटी नहीं होगी। फिर जब डिपार्टमेंट्स के पास जाए वो कह रही जी अभी तक तो कोई SRO ही नहीं निकला। ठीक है, अब इसको बात गौर से सुनिएगा। आज भी इफ यू वांट टू हैव अ 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। अब अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे भी दे तो आप उसका टैरिफ कौन क्लियर करता है? तो फेडरल गवर्नमेंट है। यू हैव टू गो टू देम। तो यू शटर अराउंड बिटवीन कराची, बिटवीन कोयटा एंड इस्लामाबाद। तो यू मेक अ मैरी गो राउंड फॉर ऑल द बिजनेस कम्युनिटी। अभी फैक्ट, लेट्स टॉक फैक्ट। ये फिक्शन है कि जी सोलर से, जैसे कल पूरे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में सीपैक, इट इज चाइना। आई वुड नॉट गिव अ क्रेडिट टू एनी गवर्नमेंट के जी उन्होंने वो जिना पार्क बना दिया या कोई और सोलर बना दिया। बलूचिस्तान के अंदर कोरिया ने 1800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अप्रूव करवाया, आज तक वो दोबारा वापस नहीं आया। एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने सिंध में लगाया मेरे ख्याल 50 मेगावाट। प्रॉब्लम ये कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? Are we talking about बेअदबी की माफी that we should live in food's paradise? We cannot. Life is not like that. आज छोटी सी एक गोली चलती, सोशल मीडिया पूरा पाकिस्तान का भर जाता है। आपने अभी कहा कि बिजली के टैरिफ बढ़ गए, कहीं इसमें नजर आया कि वो कम हो जाएंगे आपके? बिल्कुल नहीं होंगे। तो कह रहे आप सऊदी अरेबिया से या अबू धाबी से ऑयल या गैस, सर ये लोग शोर मचाते रहे कि हमने फलाने अपने दोस्त ममालिक से इतने अरब ले लिए, उतने अरब ले लिए, उतने अरब ले लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा वो तकरीबन कवर हो गया। असल अभी हकीकत क्या है? ट्रेड डेफिसिट हमारा मसला है क्या? हम कहाँ, मतलब कोई चीज क्लियर समझ में नहीं आ रही। जब इमदाद आ जाती है तो सब अच्छा हो गया, सब क्लियर हो गया, और जब बिल पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि पिछली हुकूमतों ने इतना मकरूज छोड़ा हुआ था कि जब तक वो सब कुछ क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मादरत के साथ इनको एडवाइस करूं, इनकी गवर्नमेंट को भी एडवाइस करूं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि इनको एक बड़ा क्लियर बाय हार्ट मिड लेवल यूथ ने इनको वोट दिया, इनको पावर में लाए। तो खुदा के लिए मदीना सोल्यूशन में सच बोलें, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आई कैन स्वेयर कि ये सच बोल दें, 4 एक इशू के ऊपर 10 मिनिस्टर खड़े होकर अपनी स्टेटमेंट देते हैं, मैं किसको बिलीव करूंगा? मैं कैसे समझूंगा कि ये कैपेबल फेडरल मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर तक के लिए वो इशू नहीं छोड़ते। जब बिल्कुल बात बन जाए, बड़ी बढ़ जाती है, एग्जेजरेट हो जाती है, देन दे से कि जी नाउ लेट द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस दिस। यू कैन नॉट हैंडल थिंग्स लाइक दैट। दूसरा, आप बिल्कुल डेमोक्रेसी में आप सिंगल हैंडेडली हर चीज अपने हाथ में नहीं ले सकते। सही। आपने फाइनेंस बिल से पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी, वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, चाहे सिंगल सीट पार्टी हो, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। इट्स अ नेशनल इशू, इट्स नॉट अ पार्टी इशू। उनको कंसेंसस। मैंने यही सवाल से इंटरलिंक करके इनसे एक सवाल पूछा था बिलाल साहब से कि ये जो मिनी बजट सुन रहे थे हम, ये नेशनल असेंबली में डायरेक्ट क्यों आया, सेनेट में क्यों नहीं गया? इसकी वजह बता दें। इन्होंने कहा नहीं जी वो अभी तो पेश किया गया है, फिर बहस होगी, फिर ये होगा, क्योंकि जब सेनेट में और नेशनल असेंबली के बाद ही जो है वो कानून बनता है। तो इसके क्या जस्टिफिकेशन? ये सही दे रहे हैं जस्टिफिकेशन इसकी? नहीं, जस्टिफिकेशन देखिए इनकी कंपल्शन है। मैंने अभी जो बात फिर दोबारा इनसे बेअदबी की माफी के, मैं कह रहा हूं कि सच बोल दें। अभी आपको मालूम है कि हॉरिजन में यू हैव टू गो टू द IMF, एवरीबॉडी नोस। कोई भी इनका इकोनॉमिस्ट उसको इनकार कर दे, मैं चैलेंज कर लूंगा। उसके बाद इन्होंने नेट प्रैक्टिस कर ली, सऊदी अरेबिया चले गए, UAE चले गए, कतर चले गए, चाइना चले गए। तो आप देखें, आप लोन लेके आए, किसी से ग्रांट तो नहीं लेके आए।
ठीक है, वो लेके तो नहीं आए, तो अल्टीमेटली उस लोन की कॉस्ट आप देखें, मार्केट कॉस्ट देखें कितनी डॉलर बढ़ेगा तो वो इन तमाम चीजों को आप कौम के आगे खोलें और कौम को बताएं कि ये क्राइसिस है, क्योंकि ये कौम की वजह से है ना, इनकी गवर्नमेंट आ जाइए, इनकी वजह से तो मुझे एक बात करने थे। मेरे सीनियर साथी ने 2-3 चीजें बात की। आज जो असद उमर ने बिल से पहले जो इकोनॉमिक सिचुएशन बताई थी, जो हमने इनहेरिट की थी, क्या वो झूठ था? क्या वो उन्होंने फैक्ट नहीं बताई कि इकोनॉमी हमने किस शेप में हमें ली थी? वो तो उन्होंने बताया कि क्या हालात में हमें इकोनॉमी मिली थी। इट वाज अ टफ कंडीशन, और आप इस बात का क्रेडिट दें हमें। बिलाल साहब, हमें इससे मसला नहीं है, नहीं, मैं ये कह रहे हैं ना, मैं लेकिन आप लोगों ने जितने अब तक स्टेटमेंट दिए ना सर, उसमें आप लोगों ने कहा इतने दिनों में हम अच्छा कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिक टीम और हमारी फॉरेन टीम की ये सक्सेस थी कि विदाउट गोइंग टू द IMF हमने 2019 तक की फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पूरी कर ली। आपको पता है IMF में हमेशा टफ कंडीशंस होते हैं। अगर हमें अभी भी तो टफ कंडीशन ही चल रहे हैं 5 माह की हुकूमत में। कौन सा IMF अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देती है, ये बेहतर समझते हैं मुझसे, ठीक है। आपने सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE और अब कतर, आपने उनसे जो भी ग्रांट्स ली या जो भी आपने उनसे आप कह लें कि एक स्पेस ली, ब्रीदिंग स्पेस ली, तो ये हम जब आए थे तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने के इंपोर्ट बिल रह गया था। हमारे पास इतना रूम नहीं था, इतनी स्पेस नहीं थी हमारे पास कि हम इंपोर्ट बिल मजीद हम बर्दाश्त कर सकें। तो ये सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है। जो आप कहकर आए कि ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे इतने महीने के रह गए हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है, जो पैसे आप लोग के पास 16 दिन में तो वो खत्म। आज हकीकत ये है कि हमारी ये जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से दिसंबर के जो ट्रेड डेफिसिट नंबर्स थे वो पिछले साल से बेहतर आए हैं। सर, आज असद साहब ने कहा है कि हम पिछली हुकूमतों के मकरूर रहे, फलानी हुकूमत ने हमेशा फिगर वो कोट करते रहे। शौकत साहब, मुझे जरा बता दीजिएगा 5 माह में इनकी हुकूमत ने कितने कर्जे ले लिए अब तक? अभी इंटरेस्टिंग बात है, इनसे मैं पूछूंगा। देखें, पहले पीपल्स पार्टी आई, PMLN आ गई, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया था, हमें तो इकोनॉमिक्स इसमें मिली। फिर नून आई, फिर पीपल्स पार्टी, उसने कहा जी नून ने तबाह कर दिया हमें। अब इनकी पार्टी आई, ये पूरे 5 माह 4-5 माह जो है ये यही म्यूजिक चला रहे हैं कि जी हमें ये हो गया। मेरी अर्ज सुनिएगा बात, आप खुदा के लिए किसको समझाएं? इसकी लिटरेसी रेट आप मुल्क को देख के मुल्क को क्यों आम आदमी को, मेरे जैसे आम आदमी को बेवकूफ कि 2 करोड़ के शहर में आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। किसने आपको जोर दिया था? आप खड़े होते ना, लीडर थे IMF के सामने कि हम लोगों को बेरोजगार नहीं कर, ये आप सबको छोड़ दिया, मतलब सारे सरकारी इदारों को पकड़ा नहीं कि क्यों इनको अलाउ किया आपने? नहीं, कराची शहर की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कराची शहर की बात, तजावुजात वाली बात, बिल्कुल। लेकिन इसमें इनका क्या है? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का अदालत है, या अदालत के सामने हुकूमत थी, अवाम के लिए कौन जाएगा? मतलब आपके कहने का मकसद था इनको इनको भीख मांगनी चाहिए थी अदालत से, टाइम लेना चाहिए था कि खुदा के लिए बेरोजगार नहीं करें आप लोगों। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत फैमिलीज को जानता हूँ, छोटे बिजनेसमैन जो बिल्कुल तबाह हो गए। अदालत के साथ अगर कोई बात ना, अदालत के साथ आप लड़ तो नहीं रहे, अदालत को अपील कर रहे हैं। उनको somebody has to go, लॉयर जाते नहीं जाते, वो क्या करते हैं? अदालत के साथ लड़ते तो नहीं है, वो कानूनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप भी जाएं एक्सप्लेनेशन। ये तो पॉलिटिकल उस पर चली जाएगी डिस्कशन। लेकिन बिलाल साहब, एक बात बिल्कुल फैक्ट पे है, क्या ठीक है अगर अदालत ने कहा था कि आप वो करते, आप टाइम लेते, आप जाते, आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी तो खैर गई बाद में, पहले तो सब शादियाने बजाते रहे कि जी हम कर रहे हैं, हमारा हाथ है इसमें। लेकिन सर, आप लोग यहाँ पर अपोजिशन में सिंध में, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया था? या अब देखें ना, सिंध हाई कोर्ट भी तो नाले पर बनी हुई है ना, गिरा दें उसको भी। उसको क्यों नहीं गिराते? मेयर साहब तो बड़ा निकल जाते हैं वो तबल बजाते हुए कि जी ये तो गैर कानूनी तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेट्स पुट द थिंग्स ऑन द रिकॉर्ड, और जो सही चीजें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आने चाहिए ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो मैंने उनसे कहा कि वो उसी का, और जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है वो या तो सिंध की लोकल गवर्नमेंट है या DMC या KMC है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जब कराची सर्कुलर रेलवे की एंटी इंक्रोचमेंट की स्टार्ट हुई तो हमने इसको सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और कहा कि ऑल्टरनेटिव प्लान दें
क्योंकि इसमें तकरीबन 4650 घर हैं जो सर्कुलर रेलवे में आते हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2012। तो आप उनको ऑल्टरनेटिव प्लान दें फिर, और ये जो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि सिंध हुकूमत उसका लैंड देगी, तो वो आप करें और फिर आप इसको करें, इसका जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो ड्राइव है फिर स्टार्ट करें। और आप देखें इस बात पे तो किसी का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ना कहीं इल्लीगल ऑक्यूपेशन है तो आप उसको सपोर्ट करें। दूसरी बात सवाल ये बनता है कि ये जो चाइना कटिंग हुई, SBCA ने जो इलीगल परमिशंस दी उनको आप जिम्मेदारी करें। ये मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको बुलाएं। असल में हुआ क्या है सर शौकत साहब, हुआ ये है इन्होंने कहा जी हम तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा जी हम 50 लाख घर देंगे, और इसी 5 माह में कितने लोग बेरोजगार हुए, हर सेक्टर से हुए। सिर्फ ये तजावुजात वाली मामलात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितना शिकंजा कसा हुआ है ना, आप देखिए हर कॉर्पोरेट सेक्टर से किस तरह लोगों को निकाला जा रहा है। आपकी जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वहां से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। घर तो खैर जो गए डिमोलिश हुए सो हुए, लेकिन ये क्या हुआ इनके, जैसे नवाज शरीफ कहते थे कि जी हमारे खिलाफ साजिश की गई है, तो इन लोगों के खिलाफ भी कोई साजिश की गई है। ये असल में तजावुजात पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका हो भी नहीं सकता। प्रॉब्लम ये कि आप कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट टाइम ले लेते हैं। हम यही बात कर रहे थे। मैं जिस चीज पे आना चाह रहा था अर्ज करूंगा कि ये है माइक्रो लेवल। अब आप मुझे बताएं कि माइक्रो लेवल, हर आदमी तो उस लेवल का बिजनेस नहीं करता जो रसीद भी काट के देता होगा। ये जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, छोटे खोखों वाले हैं, ये तो आपको रसीद काट के नहीं देते कि 10-20 रुपए की आपने चीज लेनी। दिस इज अ मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो लेवल। आपने उनको एड्रेस करने की क्या कोशिश की? आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देंगे, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देंगे, ठीक है, वडेरा सेठ सब शामिल हो गए, तो आम आदमी तो घिर गया ना उस चीज के अंदर। तो इनकी गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बात नहीं है, बात यह कि इन्होंने विशेष सर्कल अडॉप्ट किया एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद दैट। नहीं, क्या एजेंडा, विजन नहीं है इन लोगों का, क्या एजेंडा नहीं था इनका? अब देखें आज जैसे इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरा क्लोजिंग टाइम आने वाला है, आज मैं जरा वो बात भी कर लेती हूँ। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जो दी इमरान खान साहब को और बता दिया, क्लियर कर दिया कि जी वो जो फैमिली थी वो बेगुनाह थी और CTD वाले जो है कसूरवार हैं। सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इमरान खान साहब ने आज बात की कि हम पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, आप तजावीज दें, आप सिफारिशात दें, कैसे वो ये बात कर सकते हैं? उनको इसलिए मैं कह रही हूं सर, इसलिए कह रही हूं कि यही इमरान खान साहब थे कंटेनर पर चढ़ के कहते हैं मैं पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। अभी तक 5 माह में आप आज सिफारिशात मांग रहे हैं। आप कोई आपका प्लान, बैकअप प्लान नहीं था कोई? देयर इज ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये आप सवाल उससे ना पूछें कि जो सूबे में जो 5 महीने पुरानी है, आप ये सवाल उनसे पूछें जिन्होंने 30 साल पंजाब में गुड गवर्नेंस के गुण गाए और पुलिस को एक पॉलिटिसाइज इंस्टीट्यूशन बनाया। आप चले जाएं KPK में, इंडिपेंडेंट पुलिस, वहां पे पुलिस रिफॉर्म्स हुए। आप ये कंपैरिजन करें, बात करें। दूसरी में आप एक और चले रिफॉर्म्स को छोड़ दें, पुलिस को गैर सियासी किया आपने फिर वही मैंने कल भी बात की, परसों भी बात की कि आप फिर बुशरा बीबी की बेटी पर जो DPO हटा देते हैं आप। वो मैंने एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा कहा है कि वो जो नासिर दुरानी को लाए थे, किधर गए नासिर दुरानी वाले मामला जो KPK में इतना रिफॉर्म्स लेकर आए? क्या मसला क्या हुआ? पाक पटन का जो DPO था वो एक ये केस नहीं था, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन्होंने बताया, उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि व्हाई ही वाज रिमूव्ड। एक मैं आपको एक बात मिस हो गई जो आपने भी कही थी और इन्होंने भी कही, 5 बिलियन रुपए का फंड क्रिएट कर दिया गया है फॉर हाउसिंग सेक्टर, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सेक्टर बनेगा। ये आज उसका 5 अरब रुपए, उसका जो इनिशियल कैपिटल है जिसको आप सीड कैपिटल कहते हैं, वो एलोकेट कर दिया गया है। और ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जो हम जो 50 लाख घर की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स, तो आज उसका इनिशियल स्टार्ट हो गया है। अच्छा शौकत साहब, ये तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग, तो हम लोग हम कहीं तनकीद कर रहे हैं। एक तो आपके पास टाइम नहीं है, फिर इनकी नहीं आप सम अप कर सकते हैं। मैं सम अप ये करूंगा कि इनको खुदा के लिए रिक्वेस्ट है कि सच बोलें, इनके लीडरान को है सच बोलें। लेट्स टेल द रियलिटी टू द पीपल, लेट्स नॉट लिव इन फिक्शन। आप सिर्फ, आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, बाहर भी इकोनॉमिक्स हमारे जैसे छोटा मोटा पढ़े हुए इंसान को कहीं ना कहीं नॉलेज रखता है। आप राइट डायरेक्शन में जाएं और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों का समझें। आप डिक्टेशंस नहीं लें एंड डोंट गो ऑन योर डायरेक्शन कि मैं पायलट हूं, मैं इसको चलाऊंगा। अब ऑटो सिस्टम भी चलते हैं,
अल्लाह ताला को जिस दिन आ गया वो सुनी गई तो अवाम की सुनी जाएगी, फिर अल्लाह ताला आप लोगों पे रहम करे। बस चलें, बिलाल साहब कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? मैं क्लोज कर दूं प्रोग्राम, क्योंकि मैं बहुत तनकीद करती हूं, आपसे हमेशा मेरी लड़ाई होती है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर आप पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी देखेंगे, एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी देखेंगे, ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए देखेंगे, एंड बाय 2022 हम देखेंगे कि रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ होगा पाकिस्तान में। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शौकत साहब आप थोड़ा सा मिस कर गए, लेट आए थे, लेकिन थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब आप सो काइंड ऑफ यू, आप हमें इतना बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करूंगी, खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगी। साहब जब नहीं आए थे विक्ट्री स्पीच में, उन्होंने 100 दिन की बात की थी, फिर उन्होंने 3 माह का टाइम लिया, फिर उन्होंने 6 माह का टाइम लिया, अभी 5 माह गुजरे हैं, अभी अवाम को कड़वी गोलियां और खानी है। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दी, चलाने के बाद।